अ पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप AB है, इट इज समटाइम कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी जिसे सर्वग्राही कहते हैं, जो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ऐसे क्यों होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप AB वाले को कहते क्या है? पहली बात, लैक ऑफ एंटीजन इन हिज ब्लड, क्या उसमें प्रतिजन नहीं होते? गलत आंसर है। लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, यस, AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं होता है, प्रतिरक्षी नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने कहा है कि ये सर्वग्राही है, सर्वग्राही का मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ जो होती है बच्चे, वो उसके अंदर एंटीजन नहीं होता है। मैंने कहा दो बात ध्यान में रखेंगे, ब्लड में दो चीज होती है, एक एंटीबॉडी, दूसरा एंटीजेन्स। एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन का काम है ट्रिगर करना, एंटीबॉडीज को उकसाना, ताकि वो माइक्रोब्स को किल कर सके। माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में जाती है उसको मारने का काम एंटीबॉडीज का है। पर पिस्टल के अंदर अगर पिस्टल है और ट्रिगर नहीं दबाएंगे तब तक वो फायर नहीं होगा। इसका मतलब एंटीजन शत्रुओं को मारने के लिए उस पिस्टल को, एंटीबॉडीज एक पिस्टल हुआ, उसको ट्रिगिंग करने का काम करता है। क्लियर? एंटीजन का काम क्या है ये पता लगा। आप याद रखेंगे ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडीज नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ओ एंड मदर इज ओ, फादर इज ए एंड मदर इज ओ, फादर ए है मदर ओ है, ए और ओ अगर है, डोमिनेंट कौन होगा? जब भी क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग होने में एक डोमिनेंट है, ओ डोमिनेंट है, यानी या तो ए होगा या ओ होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, बी गलत, ए बी गलत, बी ए बी और ओ गलत, तो फिर क्या सही होगा? आइदर ए या ओ, यानी ओ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में पीएच का मान कितना है? पीएच का मान होता है बेटा 7.4। अल्कलाइन होता है, क्षारीय प्रकृति में होती है। जब भी 7 से अधिक हो तो आप उसको क्या कहेंगे? 7.4 अगर है तो वो क्षारीय प्रकृति में होती है। बच्चे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। एन एंटीजन इज ए सब्सटेंस व्हिच लोअर द बॉडी टेम्परेचर, क्या शरीर का तापमान कम करता है? नहीं, गलत। डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, क्या हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करता है? नहीं। मैंने कहा था एंटीजन का काम है ट्रिगर करना इम्यून सिस्टम को, ट्रिगर करना इम्यून सिस्टम को। जो एंटीबॉडीज है, इम्यूनिटी है, उसको उकसाने का काम एंटीजन करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल। मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC का क्या कार्य है? WBC का काम है एंटीबॉडीज बनाना, यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करना। बड़ी अच्छी बात है, पर इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको ये देखना है टू डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिजीज, यानी हमारे को रोगों से बचाता है। रेजिस्टेंस का मतलब बचाना, बचाता है। कौन बचाता है बच्चे? रोगों से कौन बचाता है? WBC बचाता है। सी इज द राइट आंसर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा होती है आपके शरीर में? आपने बताया है हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल। द इम्यूनिटी डिफेंस, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके शरीर की रक्षा करना, डिफेंस, इम्यूनिटी। इट इज मोस्टली रिलेटेड विद, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको मालूम है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करना, एंटीबॉडीज पैदा करना WBC का काम है। किसका काम है? WBC का काम है बच्चों। तो WBC लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है, लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है, जिसके दो सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स कहलाते हैं, एक टी सेल्स कहलाते हैं। जो वॉरियर है, जो सेना का मुख्य सेनापति है, वो टी सेल्स है। टी सेल्स किलर है, मारता है माइक्रोब्स को। लेकिन मैंने कहा कि WBC मुख्य रूप से ल्यूकोसाइट्स को कहा जाता है। कई बार पेपर में आ जाता है मेन WBC किसको कहा जाता है, मुख्य WBC किसको कहा जाता है। WBC के कई बार, जैसे फौज में, सेना में
आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो सारे डिफेंस वाले हैं। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, पर डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट दो तरह के होते हैं, अग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स होती है, दाने होती है, एक में दाना नहीं होता है बेटा, हम डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन जिसमें नहीं होती है वो है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट भी दो तरह के होते हैं, एक बी सेल्स, एक टी सेल्स। टी सेल्स ब्लैक कमांडो है, मतलब वो आनन फानन में मारने का काम करता है। बेटा याद रखिएगा, आपके शरीर में अगर टी सेल्स की कमी हो जाए तो आप हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर में बार बार माइक्रोब्स आता है, उसको किल करने का काम टी सेल्स करता है। यानी आपकी इम्यूनिटी जो डिपेंड करती है वो टी सेल्स पर, और टी सेल्स कौन सा है? लिम्फोसाइट है। आंसर इज लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड आरबीसी? रेड ब्लड सेल्स, खून में, यानी खून की बात जब हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है, तो आरबीसी बनता कहाँ है? सबको मालूम है, बोन मैरो होता है अस्थि मज्जा में। इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी हमें। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। भाई साहब, शरीर में ब्लड बन रहा है, ब्लड सेल्स 4 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो भाई साहब, सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी बनता है बोन मैरो में बनता है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन सुना होगा मोस्टली 120 दिन, मतलब उसका जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास होता है। लेकिन 120 दिन के अंदर जब वो मरता है, छटपटाता है, तो मरता है प्लीहा के अंदर। जहां मरता है वहीं पर डब्ल्यूबीसी बनता है। तो यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एक ही जगह होता है। कहां होता है? प्लीहा में होता है। समझ आ रही है सबको? नेक्स्ट आइए 9, द एंजाइम व्हिच टेक पार्ट इन चेंजिंग, this question is very important, fibrinogen into fibrin. There are the enzyme which takes part in the changing fibrinogen to fibrin when blood clots are formed, जिसके कारण से ब्लड क्लॉट होता है। आप आंसर दे सकते हैं तो आंसर दे सकते हैं, बोलिए क्या आंसर होना चाहिए? नो, थ्रोम्बिन इज द राइट आंसर। वेरी गुड आंसर, थ्रोम्बिन इज द गुड आंसर। आपके प्लेटलेट्स में मौजूद होती है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन ही कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन क्या है बेटा? एक तरह का जाली बनाता है। तो जाली में ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी वेब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? फाइब्रिन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फाइब्रिन नाम देते हैं। लेकिन यह फाइब्रिन जो बना है, यह एक धागा से बना है। इसी फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना है। फाइब्रिन एक, और ये जो बनाने का एक एक धागे से जो जाली बनाई जा रही है, इस जाली को नाम दिया फाइब्रिन, और इस धागे को नाम दिया फाइब्रिनोजन। याद रहना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन मान लो मैं क्वेश्चन ये लिख दूं, किसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं और मैं कहूं कि ड्यूरिंग क्लॉटिंग, यानी रक्त के जमने के समय, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, एक धागे नुमा संरचना बनती है। दैट इज आंसर इज व्हाट? धागे नुमा को क्या कहेंगे हम? फाइब्रिनोजन। और अगर मैं लिखता ड्यूरिंग क्लॉटिंग अ वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, वेब मतलब जाली नुमा, तो जाली नुमा के लिए हम क्या नाम बोलते? फाइब्रिन। पर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? थ्रोम्बिन कर रहा है। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू अ पिगमेंट ऑफ, आंसर दे सकते हैं आप? यूरोक्रोम। वेरी गुड आंसर, यूरोक्रोम इज द राइट आंसर। यूरोक्रोम के वजह से येलो कलर होता है, पीलापन होता है, मूत्र का पीलापन। मूत्र का पीलापन यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। आपके ब्लड का लाल रंग का होना हीमोग्लोबिन के कारण जैसे होता है, वैसे ही पेशाब का पीलापन किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी। अब कह रहा है ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर डायलिसिस तब होता है ना बेटा, जब आपका किडनी काम नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी
ह्यूमन बॉडी में। चूंकि यहां पर कोई वर्ड है ही नहीं तो इसका आंसर डायलिसिस ही होगा। वेरी गुड आंसर, इसका आंसर डायलिसिस ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। डायलिसिस आपकी किडनी की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको एक नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? आर्टिफिशियल किडनी कह दीजिए। क्या कहिएगा? आर्टिफिशियल किडनी कहिएगा। कृत्रिम किडनी के रूप में जानी जाती है। इस तकनीक को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी में जो मुख्य रूप से पाई जाती है और वो भी स्टोन्स के रूप में, पथरी के रूप में पाई जाती है। जब भी पथरी वर्ड हो, आप आंसर देना चाहते हो, आंसर दे सकते हो। सी पार्ट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। वेरी गुड आंसर, कैल्शियम ऑक्जेलेट। माइक को बंद कर दो। सो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सी आंसर बच्चे कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बात है, ये आंसर किसने दिया? क्या नाम है? रेखा, आपका क्या नाम है? आंसर जो दिया है स्पाइनल कॉर्ड। साक्षी, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल साक्षी, आपने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है। स्पाइनल कॉर्ड इज द राइट आंसर। जिन बच्चों को नहीं मालूम हो, हिंदी में हम कहते हैं मेरू रज्जू, मेरू रज्जू। देखो स्पाइनल कॉर्ड होता कहां है? ब्रेन, यहां जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर जुड़ती है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जाती है, मेरुदंड से होकर जाती है और ब्रेन को कनेक्ट करती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो बच्चे को नहीं मालूम है आप ध्यान में रखेंगे। अचानक से होने वाली क्रिया, सडन एक्शन परफॉर्म्ड। जब अचानक कोई क्रिया हो रही हो, सडन एक्शन परफॉर्म्ड, अचानक से होने वाली क्रिया को आप रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। जैसे मैंने कोई पानी की बोतल पकड़ी, हॉट बोतल पकड़ी, हमें पता नहीं था, जैसे ही टच किया, खींचा, सडनली क्विक विथड्रॉ आवर हैंड्स, अचानक से अपने हाथ को खींचा और तब कहा उफ दिस इज हॉट, उफ दिस इज हॉट। इसका मतलब क्या है कि हमें बाद में पता लगता है कि यह हॉट है, पहले हम खींचते हैं तब ब्रेन को एनालाइज करता है। इसका आंसर हो गया स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड आंसर। नर्व सेल आप जानते हो हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट है, नर्वस सिस्टम का। और सेरिब्रम और सेरिबेलम के बारे में अभी जस्ट मैं बात करूंगा, नेक्स्ट सवाल के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर, आपकी याद रखने की जो क्षमता है, लर्निंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, जो हमारे शरीर की याद रखने की क्षमता होती है, ये सेरिब्रम होता है। क्या नाम होता है? सेरेब्रम। और याद रखना सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपके शरीर की सबसे बड़ी भाग होती है, सब आपके ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। और जब हमने जन्म लिया तब से लेकर और आज तक हमारा ब्रेन, हमारा सेरिब्रम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, मेमोरी में डाले जा रहा है। एक्सपेंडेबल मेमोरी है आपका ब्रेन, एक्सपेंडेबल मेमोरी है। आप जितना चाहे उतना भर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे सेरिब्रम। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। आपकी जो शरीर की पोस्चर होती है, बैलेंस बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट, हमारे शरीर की जो मूवमेंट होती है, कई बार क्या होता है ना, आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपको मालूम है कि आपको देखने के बाद में हम महसूस कर जाते हैं। देखिए 3 राउंड आपका काम है। पहली राउंड तो आप मेंस निकाल रहे हैं, 100 प्री आप निकाल रहे हैं,
जिन लोगों ने 67वीं हमारी बच्चे मेंस निकाले हैं और जो लोग 69 से एग्जाम देने जा रहे हैं वो निकाल ही रहे हैं। रिवीजन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे मेधावी बच्चे हैं, रिजल्ट आ रहा है, मेंस निकलेगा, मेंस के बाद में इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को फाइंडिंग में लाना होता है। तो आपके पोस्चर किस तरह से काम करते हैं, आपका शरीर का दशा कैसा है, इससे आपके ब्रेन की स्थिति का पता लगता है। एंड सेरिबेलम बैलेंस बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटर इन ह्यूमंस। देखो यहां ये क्या लिखा है, सैटाइटी नहीं है, ये बेसिकली थर्स्ट सेंटर कहिए ह्यूमन में लोकेटेड है। तो भूख और प्यास बेचैनी, ये सब सुने हो, भूख प्यास बेचैनी, हाइपोथैलेमस इमोशनल रेस्पॉन्ड करता है बच्चे, इमोशनल रेस्पॉन्ड, भावनात्मक जुड़ाव भी इससे होती है, इमोशनल रेस्पॉन्स। अरे साहब, भूख प्यास बेचैनी घबराहट डर प्यार घृणा, कहते हैं ना इश्क हो गया। अरे साहब, इश्क कैसे हो जाती है? ये इश्क कोई रोग तो है नहीं, ये क्या है, एक तरह का इमोशंस है। आप बच्चे को देखते हो रोते हुए, आपके मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक सिंपैथी आती है, एक सहानुभूति आती है। वह आपके ब्रेन का कौन से पार्ट के द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। ऑलवेज लव एंड अफेक्शन, एंगर, फियर, गुस्सा आना, डर जाना, प्यार, घृणा, ये सब रिस्पॉन्ड है, इमोशनल, भावनात्मक है। भूख प्यास बेचैनी घबराहट डर भय प्रेम घृणा, ये सब क्या है? हाइपोथैलेमस। कोई भी वर्ड यूज किया जाए, खाली एक वर्ड नहीं यूज करना है, कोई भी वर्ड यूज किया जाए, आंसर इज हाइपोथैलेमस। समझ आ रही है मेरी बात? रेस्पॉन्ड करिए, समझ आ रही है मेरी बात? बॉडी टेम्परेचर इज ऑल्सो रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान भी नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस, किसी बच्चे ने कहा थैलेमस के बारे में मैं बात करूंगा। थैलेमस करता क्या है? आपके शरीर की जो अनुभूति है, शरीर के अंदर की तापमान नहीं, बाहर हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट की फीलिंग देने का काम थैलेमस का होता है। रिस्पॉन्ड हॉटनेस और कोल्डनेस, ठंडा और गर्म वस्तु, गर्म चीजों की पहचान, रिस्पॉन्ड देना, ये काम थैलेमस का होता है। थैलेमस रिस्पॉन्ड हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस के द्वारा। सेरिबेलम में बात कर ही चुका हूं। और मेडुला के बारे में आप याद रखना, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है बच्चे, जो इच्छाओं पर निर्भर नहीं हो, अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं हो, क्या कहेंगे हम? जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन, अनैच्छिक क्रिया का मतलब जैसे छींक आना, स्नीजिंग, वोमिटिंग, उल्टियां आनी। यहां आ ही गया, क्वेश्चन देख लो, यहां लिखा है swallowing and vomiting. Which of the following part of human brain is regulating center for swelling and vomiting? जो आंसर इज मेडुला ऑब्लांगाटा। अभी जस्ट पढ़ा रहे थे हम। जो आपके वश में नहीं है, वोमिट आएगा तो आएगा, वोमिट रोक नहीं सकते आप। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, दिल धड़कता है, किसके बस में है? मेडुला ऑब्लांगाटा। किसके बस में है? मेडुला ऑब्लांगाटा। तो भाई आपका दिल का धड़कन भी आपके बस में नहीं है, कहां से कंट्रोल हो रहा है? ब्रेन से। समझ आ गई बात? क्लियर। नेक्स्ट सवाल। अच्छा भाई, पॉन्स के बारे में बताएंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रात में सुनहरे सपने आते हैं। अब ये जो रात के सपने आते हैं, ड्रीमिंग ड्यू टू पॉन्स, पॉन्स रेगुलेट ड्रीमिंग। याद रखना,
सोते समय ब्रेन का कौन सा पार्ट पहरेदार है? कौन? स्लीपिंग टाइम की बात जब कभी भी हो, ड्यूरिंग स्लीपिंग एक्टिविटी जो होती है, सोते समय जितनी भी एक्टिविटी चलती है, अरे साहब बड़े अच्छे अच्छे सपने आते हैं। आप जब सोए रहते हो, क्या निराले निराले सपने आ रहे हैं। जितने भी मैसेजेज आ रहे हैं बेटा, वो किसके कारण आ रहे हैं? पॉन्स के। किसके कारण? पॉन्स। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसलिए ऐसे करके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट कर जाए, क्योंकि आप पीसीएस के बच्चे हैं और मैं बहुत ही प्यार से आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में सेरिब्रम आपका स्टोर कर ले, आपकी मेमोरी पावर में वो चली जाए बातें। क्लियर हो गई? रात के सुनहरे सपने किसके द्वारा? पॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा? पॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग डक्टलेस ग्लैंड? सुनो बेटा, ग्लैंड क्या है? ग्रंथियां। डक्ट मतलब नली, तो कह रहा है नली नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम? नलिका विहीन ग्रंथि। क्या कहते हैं हम? नलिका विहीन ग्रंथि। तो आप याद रखेंगे, मैं बहुत अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं शरीर के, उसमें हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स आपके ब्लड में जाता है। कहां जाता है बेटा? आपके ब्लड में जाते हैं, आपके रक्त में जाते हैं, आपके रक्त की नलियों में जाते हैं। तो जब रक्त की नलियों में है तो इसके लिए किसी नली की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि कहलाती है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। अच्छा, ये लीवर है, स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड मालूम होगा ना, त्वचा में होती है, पसीना निकलता है। और लीवर आपके बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये भी याद रखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। पर यह इंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यह बहिस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट सवाल, विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड? कल मैंने पढ़ाया था, यहां पर नहीं दिया है 4 ऑप्शन में। आंसर इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर पीनियल ग्लैंड यहां ऑप्शन होता, मैंने कल बताया था, शायद आपको मालूम होगा, अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन होता तो क्या आंसर होता? पीनियल ग्लैंड, हाँ, पहले पीनियल ग्लैंड होगा तो पीनियल ग्लैंड, नहीं है तो पिट्यूटरी। और थायराइड के बारे में मैंने कल बताया था आपको, सबसे बड़ा कौन सा ग्लैंड? इंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर, सबसे बड़ा ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, देन योर आंसर इज थायराइड। ठीक है? अच्छा, मिक्स ग्लैंड किसको कहते हैं भाई? कल ही पढ़ाए थे, पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड को कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड बड़ा डरावना होता है, रात को जो आप डरते हो वो वाला नहीं, परिस्थितियों से जो घबराते हो, परिस्थितियों से जो डरते हो। एक बार परीक्षा दिया, असफल हो गया, फेल कर गया मान लो, तो डर गए। ये डर, अब डर लग रहा है अगली बार परीक्षा देने में। वो जो डर है, परिस्थितियों से जो डरना है, घबराहट है, वो यहां से पैदा होता है, एड्रिनल से। इससे एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम है एड्रीनलिन। क्या नाम है? हाँ, बहुत डराता है, बड़ा घबराता है, बहुत घबराता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं साहब। एड्रेनलिन रस, अगर बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रस हो गया तो लोग सुसाइडल रीजन इसी के कारण है। इतना भयभीत हो जाता है वह जीवन से, इतना भयभीत हो जाता है कि वो सुसाइडल अटैक करता है, इमरजेंसी, और अचानक पता भी नहीं लगता। आपको कई बार सुनने में आता होगा, अरे कल तक तो ठीक था, पता लगा कि कल तक तो ठीक था, रात को हैंग हो गया,
सुसाइड कर लिया, इमरजेंसी, अचानक से ये हार्मोन तेजी से निकलता है बॉडी में, एड्रेनलिन रश कहते हैं। इतना खतरनाक ग्लैंड है ये, बड़ा खतर। बेटा आप रिटर्न में बोले, मुझे आवाज आप तक आ नहीं रही है। आपकी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आप टेक्स्ट, हाँ फाइट एंड, अरे साहब इसी को कहते हैं ना, फियर फाइट एंड फ्लाइट। हाँ यही कहते हैं, इसीलिए तो इसको 3FS लिखा था मैंने। इसको कहते हैं फियर फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो डरो या भागो। या तो आप घबरा जाओ या डरो या भागो। तो अब आइए, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां लोकेटेड होता है? ब्रेन, नियर ब्रेन। एक्चुअली इन लिखा है, लोकेटेड नियर ब्रेन, ठीक है। और एड्रिनलिन जो बताए थे ना, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, अब किडनी, एड्रिनल ग्लैंड कहां होता है? किडनी के पास, किडनी के ऊपर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की कौन सी ऐसी ग्लैंड है, एक्ट्स बोथ एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन? बताया था ना, मिक्स ग्लैंड, पेनक्रियाज, आंसर इज पेनक्रियाज, आग्नाशय, ठीक है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप बच्चे बिहार से देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, हमारे इस क्लास को, रिवीजन को, या दिल्ली से? सब लोग बिहार से हैं? बीपीएससी की तैयारी में हैं सभी लोग आप लोग? वेरी गुड। मैं भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हूं। आपके बिहार की भूमि से ही हूं मैं भी, पर मैं अभी मुखर्जी नगर से लाइव हूं, आपके क्लास ले रहा हूं मुखर्जी नगर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान में रखे, देखिए आपका सिलसिला थमना नहीं चाहिए। आप इस सिलसिले से जुड़े और आप पक्का रिजल्ट लेकर आए, ताकि हम प्राउड से कह सके कि हमारा इस बार का रिजल्ट हमारे इन बच्चों के नाम है। तो which of the following gland in human body acts both as an endocrine gland as well as an exocrine gland? तो आंसर इज पेनक्रियाज। नेक्स्ट सवाल इज, इंसुलिन इज, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? क्या यह फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या प्रोटीन है? सबसे पहला सवाल सुनो, इंसुलिन एक एंजाइम है। इंसुलिन क्या है? एंजाइम नहीं, ये एक हार्मोन है। क्या है ये? और हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन प्रोटीन होते हैं। आंसर इज डी पार्ट। समझ आ गई बात? कल हम पढ़ा रहे थे ना प्रोटीन, आपके बॉडी में जितने भी प्रोटीन का निर्माण होता है वो सब हार्मोन होते हैं, हार्मोन प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसकी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, या नन ऑफ एबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव? कार्बोहाइड्रेट, शुगर, शुगर शर्करा बोलते हो ना, शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आंसर इज ए पार्ट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ आ गई बात ये? यस। नेक्स्ट सवाल, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब यहां पर पेनक्रियाज नहीं लिखा है तो आप याद रखेंगे, पेनक्रियाज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसलेट। हाँ, आप सुनते हो ना, कौन सा सेल्स? गामा सेल्स, गामा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। दो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स और गामा सेल्स।
पेनक्रियाज आग्नाशय जो होती है, आग्नाशय की दो तरह की कोशिकाएं, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। जो गामा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज है उसी को हम आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिससे इंसुलिन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियाज? हाँ जी, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियाज? इंसुलिन। थायरॉक्सिन कहां से निकलती है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि से निकलती है थायरॉक्सिन। ग्लेनिन और गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ध्यान से, नॉट करेक्टली मैच्ड। इंसुलिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज सही है, बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ओके। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप। रात को नींद आती है और नींद जब आती है तो ये मेलेटोनिन आपके पास में होता है। जब तक आपके ब्लड में मेलेटोनिन नहीं आएगा नींद नहीं आएगी। और ये मेलेटोनिन जो निकलती है वो कहां से निकलती है मालूम है? कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां होता है? नियर ब्रेन, मस्तिष्क के पास होता है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल अलार्म, जैविक घड़ी भी कहते हैं। तो बेटा याद रखना, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि से निकलती है, मस्तिष्क के पास होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं इसको। रेगुलेशन ऑफ स्लीप सही आंसर। मां के मेमरी ग्लैंड से मदर्स मिल्क जो प्रोड्यूस होती है, जो मेमरी ग्लैंड के अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो भी मेमरी मसल्स है, हम लोग भी मेमेलियंस है, बट हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स के अंदर वो ब्लड की कैपिलरीज नहीं है। खासकर फीमेल बॉडी में वो ब्लड की कैपिलरीज ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब वो गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मेमरी ग्लैंड से, जिससे दूध बनता है। मां अपने खून से दूध बनाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। सो ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि से क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन, मिल्क रिपल्सिंग हार्मोन है। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन, सही ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। गैस्ट्रीन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं। तो रॉन्गली मैच क्या होगा? ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन किससे होगा? हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हार्मोन अगर पूछ दे तो एड्रेनलिन, हार्मोन पूछ दे तो थायरॉक्सिन अल्सो। हमारे शरीर के जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन में भी और एड्रेनलिन के दोनों के द्वारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो गैस्ट्रीन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so D part is the right answer. Which of the following hormone plays a role in release of milk from mammary gland? जल्दी बोलो, आंसर अभी पढ़ाया था। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन। जानते हो ना, थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलती है, आयोडीन चाहिए उसके लिए। वेरी गुड। अरे साहब, आप लोग तो खटाखट आंसर दे रहे हो। विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट? कहां गया भाई आपका फाइट फ्लाइट वाला? हाँ देखो, आपका आंसर आ गया फाइट और फ्लाइट। क्या आंसर होगा? एड्रेनलिन। या भाई ये सारी बातें हो गई, इसकी भी बात कर लो। हाँ, ओवरी के अंदर जो हाँ, आपको मालूम है आपके मादा शरीर में जो एग सेल बनता है, प्रोडक्शन ऑफ एग सेल, अंडे का निर्माण महिलाओं के शरीर में ओवरी के द्वारा, इसी हार्मोन के द्वारा होता है। और चूंकि ये अंडे का साइकिल मेंटेन रखता है, चूंकि ये अंडा खराब हो जाती है तो वो साइकिल मासिक चक्र कहलाती है। तो मासिक चक्र महिलाओं के शरीर में होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ओवरी एग तो प्रोडक्शन कर देगा, पर वो एग जब खराब हो जाएगा तो उसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए, यूट्रस क्लीन हो जानी चाहिए। ये सारा काम किसके काम है? एस्ट्रोजन। Where does fertilization occur? साहब कल बात हुई थी, ये लो, ये स्पर्म एंटर करता है, कहां एंटर करता है? ट्यूब के अंदर। हाँ ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आता है, ये स्पर्म गया, इस एग के साथ मिलता है, इसको क्या कहते हैं हम? ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। तो क्वेश्चन पूछा है, यूट्रस, इन ओवरी, ओविडक्ट और इन वेजाइना। आंसर इज ओविडक्ट। फेलोपियन नलिका, उसको फेलोपियन नलिका कहते हैं। अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका के अंदर निषेचन की क्रिया होता है। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन, मिलना, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, नर युग्मक मादा युग्मक का संयोग कहलाती है। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। माइक को प्लीज आप लोग ऑफ रखें, जब आपको आंसर देना हो तो दे। Which one of the following is not required for photosynthesis process? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया। My dear students, please off your mic whenever you want to give answers or whatever your question is raised, then open your mic only. पहली बात हम लोग बात करेंगे, which one of the following is not required for photosynthesis process? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक नहीं है, not required। not required क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, यानी बी इज द राइट आंसर। भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज का प्रकाश, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा मैं आपसे थोड़ा डिटेल पूछ लेता हूं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, आपने सुना होगा फेज 1 और 2 होता है। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्या आप जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, PS1 PS2, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया, सुना होगा आपने। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लो। और सनलाइट जब ट्रैप होती है, यानी फोटॉन्स जब एब्जॉर्ब होती है, तो लाइट रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब नहीं रात को होगा खाना बनेगा, ये नहीं सोचना है। डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरी रात होगी तो खाना बनेगी, नहीं। प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य प्रकाश में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है मेरे बच्चों? तो डार्क रिएक्शन का मतलब यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड द रिएक्शन प्रोसीड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग किया गया और रिएक्शन हो रहा है, उसको डार्क रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब सुनिए, लाइट रिएक्शन कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। डार्क रिएक्शन कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट के 2 अणु होते हैं। जानकारी हो किसी को तो बोल सकता है। एक का नाम है ग्रेना, दूसरे का नाम है एस्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन अकर्स इन एस्ट्रोमा। ठीक है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के 2 अणु, क्लोरोप्लास्ट के 2 अणु होते हैं मेरे बच्चों। तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है उसमें लाइट रिएक्शन ग्रेना, डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following energy conversion takes place in carrying out the process of photosynthesis? एनर्जी कन्वर्जेशन, एनर्जी का मतलब एटीपी, एनर्जी का मतलब
टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एनर्जी कन्वर्जेशन क्या हो रहा है? लाइट ही एनर्जी जा रही है ना, लाइट से क्या हो रही है? केमिकल एनर्जी। बायोकेमिकल कहोगे क्या? बायोकेमिकल नहीं कहोगे, लाइट टू केमिकल कहोगे। प्रकाश से रासायनिक, प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना। बायोकेमिकल नहीं बोलोगे आप, बायोकेमिकल रेस्पिरेशन को कहोगे जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है। अगर पूछा जाए बायोकेमिकल तो आप इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज टू स्लीप अंडर, नॉट टू स्लीप, नहीं सोना चाहिए। कब नहीं सोना चाहिए? नाइट टाइम में। कहां नहीं सोना चाहिए? अंडर ट्री। यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पौधे ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हार्मफुल गैस, दे लिबरेट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। गलत। दे लिबरेट हार्मफुल गैसेस एट नाइट, दे लिबरेट कार्बन मोनोऑक्साइड, दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। सी पार्ट इज द राइट आंसर। समझ आया मेरी बात? समझ आया मेरी बात? यस। क्योंकि पौधे भी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये काम पौधे भी करते हैं, दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। और हम भी जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में चले जाएंगे। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चों। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे ये बात। नेक्स्ट सवाल 36। जाइलम इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल मेनली फॉर। जाइलम आप सभी लोग जानते होंगे, जाइलम एक टिश्यू होता है। सी, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कहां से कहां से? देखो ये ले गया ना वाटर ऊपर की ओर। तो जब ये वाटर ऊपर की ओर ले जाएगा, धीरे धीरे हौले हौले ऊपर की तरफ ले गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्लियर? साहब एक और सेल है फ्लोएम सेल्स, लीव्स बनाएगी खाना। लीव्स, पत्तियों में खाना बनती है बच्चों, और वहां से लीव्स से धीरे 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है नीचे की ओर, शरीर के अन्य भागों में फ्लोएम करता है। कौन काम करता है ये काम? फ्लोएम। किस चीज का? कंडक्शन ऑफ फूड, भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, आंसर इज जाइलम। और फ्लोएम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। कैम्बियम, किसी ने सुना है? कैम्बियम रिंग्स होती हैं। यस, पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं, एज ऑफ ट्री। आपने देखा नहीं है पेड़ ऐसे धड़ काट लो, ऐसे 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 रिंग जैसा दिखता है काटने पर। तो जितना ज्यादा वो रिंग होगा, कैम्बियम रिंग्स, उतनी ही पुरानी वो पेड़ होगी। एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय कैम्बियम रिंग्स। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रो का मतलब होता है वृहत पोषक तत्व। मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट, यानी प्लांट को ग्रोथ के लिए, पौधे अपनी वृद्धि के लिए सबसे बड़ी मात्रा में क्या चाहिए? ये लिख लेना बेटा, NPK। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इस ऑप्शन में पोटेशियम है, आंसर इज पोटेशियम। क्लियर होगा?
नेक्स्ट, प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट, किस फॉर्म में? नाइट्रेट फ्रॉम सॉइल, नाइट्रेट फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में मौजूद है नाइट्रेट के फॉर्म में। पर एक बात और, मिट्टी में नाइट्रोजन जो आया वो कहां से आया? वायुमंडल से आया। कहां से आया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स इन कहां पर? सॉइल में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। हाँ जी, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कल पढ़ाया था ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, राइजोबियम। जी हाँ। आपकी रिवीजन कैसी चल रही है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सब, ये रिजल्ट जब आपके 30 क्वेश्चन में से साइंस के 10, 12, 15 क्वेश्चन जब दिखेंगे कि अरे साहब ये तो 15 क्वेश्चन इधर से ही है, तो कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, और आप यकीन करिए, आप यकीन करें कि आप पूरे क्वेश्चन का संग्रह बनाकर ले जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप आइएगा हॉल में से बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कि आपके सवाल भिड़ गए हैं। उस दिन समझ में आएगा आपको कि क्या क्या हुआ है यहाँ। Which one of the following is a plant हार्मोन? प्लांट हार्मोन नहीं है, नॉट। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन आपका हार्मोन है। साइटोकिनिन होता है प्लांट में, मालूम है? अरे भैया, प्लांट में सेल डिवीजन इसी के वजह से होती है। कोशिका विभाजन पौधों में इसी के कारण होता है। जानते हो फल पकना, फलों का पकना किसके कारण? इथिलीन। और जिब्रेलिन क्या करता है मालूम है? नहीं मालूम? मैच्योरिटी, हाँ, मोटा बढ़ा देगा, मोटापा बढ़ाएगा। जब पौधे मोटा होगा तब ना मैच्योर हो जाएगा, सीड डोरमेंसी। सो मैच्योरिटी परिपक्व बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, हार्मोन रिलेटेड टू द ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट का मतलब जानते हो? सूखा। ड्रॉट, फ्लड का मतलब बाढ़, फ्लड एंड ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखे जगह पर जहां पानी की कमी हो। द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट टॉलरेंस का मतलब जो सूखा, पानी नहीं भी है तब भी वो टॉलरेट कर रहा है, मतलब बिना पानी का भी उसको कोई दम नहीं घुट रहा है। सूखा भी हो गया तब भी वो हरियाली बनाए हुआ है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके रूट हेयर्स बहुत नीचे तक है। उसकी रूट हेयर्स इतने नीचे तक है कि वो पानी को शक कर रहा है। हाँ जी, हाँ, तो कह रहा है ना इसमें द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट टॉलरेंस किसके कारण होता है? सूख गया पत्ता, पत्ता नहीं सूखता है जी, देखते नहीं हो पतझड़ में हरे हरे पत्ते सूख गए, और सूख गए तो पतझड़ की तरह गिर जाते हैं और फिर नया नया पत्ता आता है। तो ड्रॉट टॉलरेंस याद रखेंगे। अरे साहब, अलगाव हो जाता है, पत्तियां सूख जाती है, पीले पड़ने लग जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो पत्तियां अलग होती है आप देखेंगे नया किस्लय, एक नया हरापन लेकर एक नए पत्ते का जन्म होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आंसर इज, कुछ समझ आया मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? हाँ, तो एब्सिसिक एसिड सुखा दिया, पत्ते का सुखा दिया। ये
एब्सिसिक एसिड, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का झड़ना, सीड, फ्लावर, सुखा दिया। आंसर इज एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट वन, which hormone found in the gaseous form? Ethylene. Ethylene is a gaseous form. अगेन याद रखना, एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग, अलग करना। ऑक्सीजन क्या करता है? इंक्रीज हाइट, पौध से पौधा बन गया, लंबाई सुनिश्चित करता है। जब भी कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बड़ा होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, टिप्स में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन मतलब पौधों में पाए जाने वाला। फ्रूट राइपनिंग अभी पढ़ाया था मैंने, आंसर इज इथाइलिन। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड, पॉलिनेशन आप जानते हो ना, पोलन ग्रेन्स, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर होता है मेल और स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का जाना पहुंचना, स्टिग्मा ऐसा होता है, आप जानते होइएगा। ये स्टिग्मा पर आ गया, ये एंथर है, यहां से निकलकर यहां गया, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन। परागन, लिटमस पेपर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। लाइकेन कल हम पढ़ाए थे आपको, लाइकेन, लाइकेन सुना है आपने? कल पढ़ाए थे ना, सिम्बियोटिक रिलेशन, एल्गी और फंगस, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होती है लाइकेन, और लाइकेन से लिटमस बनता है। सो लिटमस, द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, एंड लाइकेन इंटरलिंक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, शैवाल और कवक के बीच का संबंध है। हमने जब टेक्सोनॉमी के सवाल किए थे तो ये क्वेश्चन दिया था आपको, याद आ गया? समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, काटने से, मच्छर काटने से। कौन से मच्छर काटने से? एडिज, एडिज मॉस्किटो। और एनोफिलीज के बारे में सुना है आप लोगों ने? मलेरिया। क्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में याद रखना, हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव, फाइलेरियसिस भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय वायरस। ये रैबीज वायरस, यही है, रैबीज वायरस से होता है, कुत्ता काटने से। इसको कहते हैं हम जल भित्ति रोग। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, किस वायरस से? रैबीज वायरस से। ठीक है बच्चों, विच सेट इंक्लूड ऑल वायरल डिजीज ऑफ द फॉलोइंग, विच सेट इंक्लूड ऑल वायरल डिजीज, इसमें सब वायरल है, कौन सा वायरल डिजीज है? ऑप्शन बी। अच्छा एक मिनट, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल, हर्पीस, रैबीज वायरस, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलिटिस, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलिटिस, टीबी बैक्टीरियल हो गया, यहां बैक्टीरियल हो गया, मम्स, रैबीज, हर्पीस, चिकन पॉक्स, कैंसर। अच्छा ये है, बी पार्ट इज द राइट आंसर।
क्योंकि डी पार्ट में है ये चिकन पॉक्स, कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस, तो ये गलत हो गया क्योंकि चिकन पॉक्स तो है वायरल। आप लिखना चाहते हो लिख लो, यहां पर अलग से मैं कर देता हूं, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। बैक्टीरियल में टीबी हो गया, टीबी सब में लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, सब में टीबी को डाला हुआ है, लेकिन वायरल में हर्पिस वायरस, रेबीज वायरस, पोलियोमाइलिटिस, ये सब वायरल डिजीज है। माइलिटिस, चिकन पॉक्स, मम्स, गलसुई होती है, मम्स, चिकन पॉक्स। देखो कैंसर को तुम वायरल नहीं कहोगे, कैंसर अलग चीज है। कैंसर जो होती है कार्सिनोजेंस के कारण होती है, बॉडी सेल्स में गड़बड़ी के कारण है। आपके शरीर के अंदर जब गड़बड़ी होगी तभी कैंसर होगा, कैंसरियस सेल कार्सिनोजेन बनते हैं। ये किसी माइक्रोब के अटैक से कैंसर नहीं होता है। तो बैक्टीरियल डिजीज में टीबी था और वायरल डिजीज में ये था, इसमें पूछ रहा था, तो आपको याद रखना है मम्स, रेबीज और हर्पिस ये वायरल डिजीज है। 48 क्लियर है। पोलियो इज कॉज्ड बाय किससे? वायरस। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कॉपर, क्या क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यस, मैग्नीशियम इज राइट आंसर। तो आप लोगों ने ये 50 सवाल आज बड़े महत्वपूर्ण सवाल किए, और इस तरीके से चूंकि आज का सेशन जो था वो काफी लेट शुरू हुआ है और हमने इसको द्रुत गति से आपके सामने रखी है चीजों को। नेक्स्ट सेशन को का आप वेट करेंगे, कल आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, आज टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हुआ। और आई एम वेरी मच हैप्पी विद यू पीपल, क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी लग रही है मुझे। आपके आंसर्स, आपके बेहद रोचक तरीके से आप लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि आप अपने मित्रों में भी, चूंकि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी शहर में हैं, चाहे वो बेतिया में है, पटना में है, मोतिहारी में है, सीतामढ़ी, सहरसा में है या दिल्ली में है, कहीं भी हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को साथ साथ बैठाएं। चीजों को जितना आप बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। आपका कंपटीशन इससे टफ नहीं हो जाएगा, आपके मुकद्दर में वही होगा जो आपके मुकद्दर में है। मेहनत करते जाइए, आप अवश्य सफल होंगे। आप सबको विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त किए देते हैं, और मैं लास्ट में आपको कह देता हूं कि आप याद रखना अपने उस दुश्मनों को जो तन्हाई लेते हैं आपकी तैयारियों पर, जो ये आशा करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर उन लोगों को के चेहरे आपको याद आए तो आप उनसे कहना, न मैं गिरा और न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा और न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, अरे मुझे गिराने वाले जरा देख तू अपनी नजरों में कितनी बार गिरे। इस शब्दों को ध्यान में रखेंगे उन लोगों के लिए जो लोग आपको बड़ी जली कटी निगाहों से आपकी सफलताओं को देखते हैं, समझते हैं और आपको नजरअंदाज करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट टू क्रैक दिस 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास से विदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बहुत सारे नए सामग्री के साथ। तब तक आप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।